Thank you so much, Jyotsna ji. Thank you so much for giving me this opportunity. आपने फिकी ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी से रूबरू हूँ, उनसे मैं बात कर सकूं। प्रहलाद सिंह पटेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिकी के इस ई फ्रेम में। जैसा कि आपको पता होगा कि फिकी का ये जो है ये ई इवेंट हो रहा है। फिकी हमेशा बहुत सालों से, और मैं भी बहुत सालों से फिकी के फ्रेम्स के साथ जुड़ी हुई हूँ, और ये बात पता है कि फिकी के फ्रेम्स में मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर बात होती है, और मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साथ साथ जो जुड़ी और जो पूरी पेरिफेरी होती है इकोनॉमी की, उसकी भी बात होती है। तो आपका मैं एक बार फिर बहुत स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ कि आप हमारे से रूबरू हो रहे। तो मेरा सबसे पहला जो आपसे सवाल नहीं, लेकिन मुझे ये पूछना पड़ेगा कि कोविड-19 के बाद टूरिज्म की जो दुनिया है वो आज की डेट में आपको कैसी लग रही है? हम इससे कैसे बाहर निकले, और हम जो आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं उसके साथ टूरिज्म को जोड़ते हुए, मीडिया और एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री को जोड़ते हुए हम इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं? आप क्या बताना चाहेंगे हमें? मंत्री जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट करें जी, आपका म्यूट ऑन है अभी, अनम्यूट करें। नहीं। हो गया। आवाज अब आपको आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही। मैं ज्योत्सना जी का और अनुराधा जी का दोनों का धन्यवाद करता हूं, और जो प्रश्न है वो बड़ा समसामयिक है। मैं जब मंत्री बना था, पर्यटन मंत्री, तो मैंने पहले दिन ही एक बात कही थी कि पर्यटन के लिए धन जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है धारणा का बदलना। पैसा चाहिए लेकिन परसेप्शन पहले ठीक चाहिए। और उसके बाद में ये कोरोना की परिस्थिति आई है, बीच में होटल इंडस्ट्री, या ये मैं कहूँ इससे बेहतर शब्द होगा कि हम अपने स्टेक होल्डर्स के साथ हमेशा खुलकर बात करते रहे, और ज्योत्सना जी ने वो बात कही भी है, मैं उनको धन्यवाद करता हूं कि हमने सकारात्मक तरीके से अपने स्टेक होल्डर्स के बारे में सोचा है। क्योंकि पर्यटन मंत्रालय स्वतः कुछ करता नहीं है, हमारा काम है कोऑर्डिनेशन का, समन्वय का काम। हम चाहे होटल इंडस्ट्री हो, सीधे हम होटल इंडस्ट्री पर कोई ना तो कार्यवाही करते हैं और ना शायद हम सीधे बहुत बड़ी मदद दे पाते हैं, लेकिन हाँ, ब्रांडिंग में हम उनके सहयोगी हैं। अगर हमको लगता है कि कोई भारत में होटल चला रहा है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। कभी देश को मार्केटिंग की जरूरत पड़े तो इंडस्ट्री के प्रतिनिधि के रूप में हम उसे देश के बाहर भी भेजने में अपना सहयोग करते हैं, ये हमारी भूमिका है। और भी बहुत सारी मिनिस्ट्रीज है जिनसे हम सहयोग लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए रेल है, अगर हमको कनेक्टिविटी चाहिए तो हम रेल मिनिस्ट्री से बात करते हैं। अगर हमको नॉर्थ ईस्ट में या कुछ ऐसे नए एयरपोर्ट्स पर कोई वो चाहिए तो हम उसके लिए एविएशन मिनिस्ट्री से बात करते हैं। और मुझे लगता है कि जो हमारे पास प्रॉपर्टीज है वो हमारी संस्कृति मंत्रालय की है। चाहे आप म्यूजियम की बात करें, चाहे लाइब्रेरी की बात करें, चाहे एएसआई की मॉन्यूमेंट्स की बात करें। फिर मैं स्टेट की तरफ जाता हूं कि स्टेट हमारा बहुत महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर है। बिना उसके सहयोग के कानून व्यवस्था पर हम इस बात की आश्वस्ति घरेलू और विदेशी पर्यटक को नहीं दे सकते कि वो सुरक्षित रहेगा। सुरक्षा की गारंटी हम सबकी मिली जुली गारंटी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं तो कई बार ये भी कहता हूं कि भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय भी एक स्टेक होल्डर है। जो सवाल आपने मुझसे किया है कि कोरोना के बाद की दुनिया कैसी होगी, मैं इस पर बड़ा सकारात्मक हूं, और मैं एक बड़ी विनम्रता के साथ कहूंगा, पहले तो मैं अपनी इंडस्ट्री को फिर से आभार व्यक्त करता हूं कि इतने बड़े आर्थिक नुकसान के बावजूद भी उनकी जो सकारात्मकता है, उनकी देश के प्रधानमंत्री के प्रति जो उनका विश्वास है,
उस बात के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं। और ये सच है कि बीच के कालखंड में हम बहुत बड़ी बड़ी बातें ना करें। मैं पहले दिन से ही अपनी बात पर संतुलित हूं कि हमारी शुरुआत धीमी होगी, लेकिन जब हम गति पकड़ेंगे तो दुनिया का कोई भी देश अब हमारे मुकाबले नहीं होगा। ये बात शायद मेरी बात अतिशयोक्ति कुछ लोगों को लग सकती है, लेकिन दो बड़े परिवर्तन अनुराधा जी इस बीच में आए हैं। पहला परिवर्तन ये है कि एक समय पर्यटन मंत्रालय की फोकस एरिया में, टारगेटेड एरिया में चाइना का टूरिस्ट था। अब बिल्कुल उलट गया है ये हमारा सोच। अब चाइना का टूरिस्ट हमारा फोकस एरिया नहीं है, चाइना हमारा फोकस एरिया नहीं है, चाइना जाने वाले हमारे फोकस एरिया है। दूसरी बात है कि जो मैं एक फर्क देखता हूं कि जिस परसेप्शन की लड़ाई के लिए हम हजारों करोड़ रुपया खर्च कर चुके थे, जिस परसेप्शन की लड़ाई में हम आपस में जूझते थे, कोरोना के कारण इस परसेप्शन में जबरदस्त परिवर्तन हुआ है। जैसे एक तो लगता है कि भारतीय जीवन शैली के प्रति जो शायद हमारे घरेलू भारत की धरती पर भी लोग गंभीरता से नहीं लेते थे या कई बार मजाक उड़ाने की सीमा तक जाते थे, उसके प्रति मान, सम्मान और विश्वास दुनिया में बढ़ा है। दूसरी बात है कि जब कोरोना की महामारी का इलाज नहीं मिला तो भारतीय प्राचीन जो चिकित्सा पद्धति है, ऐसे भी वेलनेस टूरिज्म के लिए हम सबसे बेहतर जगह थे, लोग आते थे हमारे पास। लेकिन इस घटना के बाद वेलनेस टूरिज्म के अवसर बढ़ेंगे और मैं इस बात को देख रहा हूं कि जो भी हमारे सेंटर्स हैं वहां पर हमारे पास में ऑक्यूपेंसी नहीं होगी, इसलिए होटल इंडस्ट्री ही उसका एक बड़ा आधार होगा। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति के प्रति मान, सम्मान और विश्वास दुनिया में बढ़ा है। रोग से लड़ने की क्षमता किसके पास है? तो भारतीयों के पास है, उसकी जनजातियों के पास है, ये साबित हुआ है। तीसरी बात, जिस बात को लेकर विदेशी पर्यटक हिंदुस्तान की धरती पर आता है या घरेलू पर्यटक धार्मिक यात्राएं करता है, हम अगर उस परोपकार की बात करें, उस संस्कृति की और कल्चर की बात करें, तो हम आज भी जरूरतमंद हैं। आज भी हमारे पास जो आंकड़ा है कोरोना के मरीजों का वो बढ़ रहा है, लेकिन हम सब इस बात को देख रहे हैं। दुनिया ने मान लिया कि जिनके पास साधन थे वो मौतों की संख्या उनके यहाँ ज्यादा है, हमारे पास सिर्फ साधना थी। लेकिन अभाव के बावजूद भी अगर किसी ने मदद मांगी औषधियों की, तो दुनिया में अगर कोई देश एक है तो उसका नाम भारत है और जिसकी सराहना हुई है। हमने ताकतवर अमेरिका को भी दिया और जरूरतमंद 160 ब्राजील सहित 160 देशों को दिया। मुझे लगता है दुनिया में किसी भी देश ने ऐसा नहीं किया। ये जो परसेप्शन बदला है, इस परसेप्शन से लाभ मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। और जहां तक आपने आत्मनिर्भर भारत की बात कही है, मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा कि हमें गति के बारे में बिल्कुल अनुमान रखना चाहिए कि हम धीमी गति होगी, नुकसान हुआ है, इसको हमें स्वीकार करके ही आगे बढ़ना होगा। उसकी भरपाई कैसे होगी, मंत्रालय उस पर बात कर रहा है, लगातार मंत्री समूह उस बात के लिए बैठ रहे हैं और जो बात कही जा रही है उस पर हर दिन कोई ना कोई सकारात्मक मदद देश के हर वर्ग को मिलती है। ये आश्वस्ति देश की जनता के सामने है। लेकिन आत्मनिर्भर भारत में हमें आने वाले रोड मैप के बारे में जरूर विचार करना पड़ेगा। मैं फिक्की के लोगों से कहूंगा कि हम सब धनोपार्जन के अलावा भी देश के यश को बढ़ाने में मददगार हैं। हम सबकी इच्छा है, उसमें कोई मंत्री कहे या कोई आम आदमी कहे या बाकी लोग कहे, हर संस्था, हर व्यक्ति ये चाहता है देश का मान बढ़े, ये उसकी पहली अपेक्षा होती है और उसके बाद उसका कारोबार भी बढ़े, ये उसकी दूसरी अपेक्षा होती है। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि कभी ऐसे नियमों में परिवर्तन करने की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे आत्मनिर्भर भारत के रोड मैप पे हम लोग भी काम कर रहे हैं। आज ही मैंने पिछले 3 दिन से ASI के अधिकारियों के साथ में बैठा था। आप फिल्म से जुड़े हैं, अब फिल्म में हमारा कोई बहुत रोल नहीं है, उसकी तो मिनिस्ट्री अलग है, लेकिन एक रोल जरूर हो सकता है कि जो हमारे आइकनिक साइट्स है, जो हमारी पुरातात्विक जो हमारी साइट्स है, इन पर अभी तक फिल्म में वालों को दिखाने के लिए अगर उनको परमिशन की जरूरत पड़ती है तो वास्तव में बहुत समय लगता है, कई बार परमिशन मिलती भी नहीं। हम प्रधानमंत्री जी का तो हमेशा से स्लोगन रहा, उन्होंने कहा कि लोकल से वोकल की स्थिति है। हम इन चीजों में जरूर इंडस्ट्री की मदद करने के लिए तत्पर है कि ऐसी कोई जरूरतें अगर आपकी तो मिनिस्ट्री इस बात के लिए तैयार है। जी, मैं उसी बात पर आ रही थी मंत्री जी की
अगर ASI की बात की जाए जो आपकी मिनिस्ट्री के अंदर में है, अगर पहले किसी फिल्म इंडस्ट्री या किसी इवेंट के लिए वहां पर अगर परमिशन की जरूरत होती थी तो वो कुछ महीनों लग जाते थे, कभी कभी तो साल लग जाते थे। लेकिन अगर आज की डेट में क्या पॉजिटिविटी के साथ जिस बात की आप बात कर रहे हैं, और मैं बहुत ही इंप्रेस्ड हूं कि आपने जिस तरीके से अपनी बात को रखा कि कैसे हम अपने टूरिज्म इंडस्ट्री को और अपने टूरिज्म के जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको हम लेकर के कैसे आगे बढ़ेंगे। तो जो स्टेक होल्डर्स है उसमें फिल्म और मीडिया और इवेंट की जो इंडस्ट्री है और जिसका ये पूरा फिकी का फ्रेम अभी चल रहा है, उसके वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट पिलर है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर मिनिस्ट्री का वो सपोर्ट होगा तो मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री और इवेंट की इंडस्ट्री उसे हाथों हाथ लेगी। कौन नहीं चाहेगा कि ताजमहल के बैकड्रॉप में उसे शूटिंग की सिर्फ 15 दिन के अंदर परमिशन मिल जाए। तो मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या मिनिस्ट्री आपके अंडर में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो साइट्स हैं उसमें क्या आप लोग कौन से उसके नियमों में फेरबदल कर रहे हैं जिससे ये इजी हो जाए? मुझे लगता है कि पहले तो फोटो खींचने की बनाई थी, ड्रोन से फोटो खींच नहीं सकते थे। इवन कोई पेंटिंग करना चाहे तो बैठ के पेंटिंग नहीं कर सकता था। इन तीनों चीजों को तो मैंने पहले ही कर दिया कि आप कर सकते हैं। ड्रोन के लिए जरूर, क्योंकि कई बार स्थानीय आगरा में हम परमिशन नहीं दे सकते क्योंकि सेना का भी वहां पर कारण होता है। ऐसे क्षेत्रों को छोड़ दीजिए, बाकी जगह पर अगर जहां पर सुरक्षा कारण नहीं है तो हम ड्रोन की परमिशन भी देने में हमें अब कोई दिक्कत होती नहीं है। दूसरा, ज्यादा सवाल आपने फिल्म के लिए कहा है तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं, पर कोई फॉर्मेट जरूर बनाना चाहिए। अनुराधा जी, मैं एक निवेदन करूं क्योंकि दूसरी बात पर मैं बाद में आऊंगा, जो आपने मीडिया की बात कही है, क्या हम ऐसा प्लान कर सकते हैं जैसे हमने पर्यटन मंत्रालय में मॉन्यूमेंट्स को लिया है, इंडस्ट्री लेती है, एक वो लेते हैं, किसी ने लाल किला लिया तो एक हम अपनी मर्जी का मॉन्यूमेंट उसको देते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।